तो वहाँ 3 दिन का कैंप में वो रहते हैं, तो वो एक तरीका है। और लेकिन दोनों तरीके लचीला है, कैसे लगेंगे फ्री में भी हो रहा है। तो आज जो हमने पूरा आपको 3.5 घंटे का ट्रेनिंग दिया है, इसमें ही लगभग लोगों को घंटे दे रहा है, यही कर लेंगे तो सर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो मेडिसिन ही लेगा। स्पेशली स्लम्स एरिया में ये सब नॉलेज नहीं है, क्या आने वाले समय में डॉक्टर तैयार से वहाँ तक रीच आउट करेंगे लोगों को। देखिए स्लम को तो एक बार तो छोड़ दीजिए कि स्लम में जो होते हैं बच्चे, गरीब बच्चे, चप्पल जूते नहीं होते तो वो धरती पे जुड़े रहते हैं, है ना, ज़्यादा खा पाते नहीं हैं, ज़्यादा एनर्जी होती नहीं है, नेचर से जुड़े रहते हैं, धूप लगती रहती है, घर मकान होते नहीं है ठीक से। तो धूप लगने की वजह से धरती जुड़े रहने से आप देखेंगे बहुत छोटा बच्चा बहुत गरीब होगा तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट बन गया, या ऑक्सीजन का पेशेंट बन गया, या सर्विकल कैंसर का पेशेंट बन गया। गरीब बच्चों में नहीं देखेंगे बीमारी, ये बीमारी हमें बीमारी है, पहली बात। और दूसरी बात, ये दवाइयों का जो ट्रेंड है ये अमीरों का है। अमीर को लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो पैसों से मैं सारा अपना इलाज करवाऊंगा, इलाज करा लेगा, ठीक नहीं होगा, उस टाइम में फंसा रहेगा। गरीब उस टाइम में फंसेगा नहीं, फंसने के लिए पैसे चाहिए उसको, तभी वो हॉस्पिटल जाएगा। ना तो हॉस्पिटल पैसे हैं ना हॉस्पिटल जा रहा है वो, फिर भी ठीक है। आप देखिए बाहर निकलिए यहाँ से सड़क से और आप आंख बंद करके 10 गरीब आदमी को पकड़ लीजिए और आंख बंद करके 10 अमीर आदमी को पकड़ लीजिए। आपके हिसाब से 10 अमीर ज्यादा बीमार करेंगे, 10 गरीब ज्यादा बीमार करेंगे। आपका सुनपुर बुलाता है कि 10 गरीब हेल्दी होंगे, 10 अमीर रैंडमली पकड़ेंगे, ज्यादा बीमार होंगे। मतलब आपका कहने का जिनका पैसा है वो बीमार ज्यादा। हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है, लेकिन आप भी बताइए आपका कहना है कि आप सहमत है कि नहीं, आप देख लीजिए प्रैक्टिकली। मैं तो बोल रहा हूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक तरह की बीमारी है, ओवर न्यूट्रिशन एक और तरह की बीमारी है। अमीर होना ही बीमार होने का कारण बनता है। अगर फ्यूचर में भी कोरोना जैसी बीमारी को मतलब दोबारा पता लगता है कि इस तरह की कोई बीमारी आ रही है तो क्या हमें सेफ्टी मतलब पहले रखनी चाहिए? पहली सेफ्टी अगर फ्यूचर में मतलब आपका जैसे सवाल है कोरोना जैसी बीमारी आ रही है तो पहली सेफ्टी कि टीवी बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो। जैसे ये दोनों चीज करेंगे तो आपको कोरोना दिखाई नहीं देगा। पहले भी आपने यही किया कि तो लॉकडाउन करके घर में बैठ के टीवी देखने लगे, सुबह शाम और खुद करने लगे। ना कोरोना कभी था ना कोरोना आ सकती है, ये झूठ फैलाया गया था। हर साल फैलाते हैं, पिछले साल एचएसपीवी के नाम पे फैलाया, अभी टीका के नाम पे फैलाया, अभी कोरोना सिकाटा आ गया अभी पिछले हफ्ते, और नया वेरिएंट आ गया, जैसे अमेरिका का नया वेरिएंट आता है, राइट, या फिर महिंद्रा का आता है, थार आ गया, फिर थार रॉक्स आ गया, बाइक में रॉक्स अल्फा आ गया। तो उसी ट्रेंड में जैसे वेब सीरीज होती है, पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कोरोना का नया वेरिएंट आ गया सिकाटा, नाम भी ऐसा लगा कि थोड़ा मॉडर्न सा लगे, नया है तो, है ना। तो ये हर साल उससे पिछले साल यानी ये मॉन्कीपॉक्स आ गया था। तो ये तब तक आता रहेगा जब तक कि आप डरते रहेंगे। तो आपको लोगों को जागरूक करके अगर जागरूक हो जाए, लोगों को पता चल जाएगी तो झूठ है फिर नहीं आएगा। तो आज आपने जो है दावा किया है कि एचआईवी पॉजिटिव वाले को खून आपको खून से मिलाने और आपने जो है अपना आपने आज एक अहम योगदान जो है निभाया है इस बीमारी के लिए, और इसमें क्या कहेंगे लोग? देखिए एचआईवी एक नाम की कोई बीमारी होती नहीं है पहली बात, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ट्रक ड्राइवर टाइप लोग होते हैं, वो चुंबन में फंस जाते हैं और एचआईवी के टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट अगर नहीं किया तो 100 में हर 100 में से 2% लोगों को पॉजिटिव आ ही जाएगा, टेस्ट बना ही नहीं। फिर बोल देंगे आपको तो एचआईवी, आपको तो एआरटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेना है। और वो थेरेपी मतलब वो दवाइयाँ इतनी खतरनाक एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं जिससे वो थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, सांस फूलेगा, नाक से ब्रीथिंग होगी, और डॉक्टर बोलेगा देखो एचआईवी आपको है, जो पहले नहीं था उसको, और दवाइयाँ जिंदगी भर लेनी ताकि जिंदगी भर ये बीमारी बनी रहे। ये दवाइयों से जो बीमारी तो रियल में नहीं है बीमारी। हमारे पास 1080 पेशेंट है, राइट, हाँ, जो एचआईवी बोला गया था हमने से दवाई छुड़ाई नहीं, और वो उसमें 1000 मैं तो लाइव बता रहा हूँ, अभी लाइव चल रहा है कई सारे कैमरास में कि हमारे, मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे मेरे 1000 पेशेंट का डेटा देखे, वो देखने नहीं आएगी, क्योंकि देखने आएगी तो मुझे उनका भाटा फूट जाएगा। सर ऑटिज्म को लेकर अभी भी ऐसी धारणाएं हैं भारत में कि जो पेरेंट्स है और पेरेंट्स की फैमिली भी है, वो इसे मेडिकल कंडीशन या कोई और कंडीशन नहीं समझती, वो अभी भी दूसरी तरफ जाती है। जैसे कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा होता है
बीमारी से पहले झाड़ फूक जैसे इलाज करवाना, तो ऐसे पेरेंट्स को कैसे जागरूक किया जाए? ऐसे पेरेंट्स को जागरूक करने का काम डॉक्टर नमिता कर रही हैं लंबे समय से। उनका काम अलाउ चेयर यहाँ पर पहुँचा देना। आप पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब एक माँ का बच्चा बीमार होता है ना तो वो हर चीज देखती है। जाने दीजिए झाड़ फूक में क्या फर्क पड़ जाएगा, जाने दीजिए ना। उसको अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पीस मिल रहा है, अगर आपके घर में ऐसा बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा। बैठ कर मतलब कोई बेवकूफ नहीं है, और लेट इट बी। अभी आपने ऑटिज्म का नाम लिया, तो ऑटिज्म की कुछ स्लाइड्स वगैरह डॉक्टर नमिता लाई है, मैं चाहता हूँ कि आप पेश करें कि थोड़ा। तो ये इन बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल में, इनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं। बट अगर आप देखेंगे अभी एकेडमिक ईयर खत्म हुआ है, सारे बच्चे प्रमोट हुए नए क्लासेस में, तो हमारे सब बच्चों के ए ग्रेड आए हैं। बहुत सारे बच्चों के हमारे ए ग्रेड आए हैं, और वो जो एक अनबिलीवेबल बात है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि उन बच्चों के ब्रेन में जो वायु है उसमें वाइब्रेशन गड़बड़ हो रही है। जैसे ही हमने उसको ठीक करा, बच्चों का ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करने लगा और ठीक हो गया। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी हो गई। और यही बच्चे थे जो पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे क्योंकि इनकी में वायु डिस्टर्ब थी, और ये वायु ठीक होते ही ये इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना रहे हैं, जिसको हमने पहले प्रेजेंट भी किया था। तो बीमारियां कोई बड़ी बड़ी होती नहीं है, दिखाया जाता है बड़ी बड़ी हैं, और सिर्फ रूट कॉज पे काम करिए आप। अगर आप रूट कॉज पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी ये सारी बीमारियां चली जाएंगी। और देखिए इन बच्चों ने मतलब कितना अच्छा अच्छा लिखा है कि कौन कह सकता है कि इनका बच्चों का दिमाग नहीं चलता। अगर आप इनको पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि I was once different too. I may be different when my word is beautiful. Eventually they are realizing कि मतलब कि they are healing, they are so happy. After the camp protocol, the mom and kids all are rising like anything. ये मेरे पास जो मार्कशीट हैं, जैसा डॉक्टर नमिता ने बताया, ये उन्हीं बच्चों के मार्कशीट हैं जिन्हें छोटे रहते न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे हैं। और मार्कशीट में स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का नाम, डेट, और इनमें सब में ए ग्रेड आए, ये सारा देख सकते हैं। एक बच्चे का नहीं है, एक आरव, दूसरा बच्चा ये अर्धय सोनी, ये कहाँ का बच्चा है? ये है हमीरपुर का बच्चा है, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का। तो ऑनलाइन हो सकता है हमीरपुर का भी कोई देख रहा हो, तो ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी अभी है, और ये मैं ये दिखा भी रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बच्चों की मार्कशीट आते रहते हैं एग्जाम के बाद, और वो मार्कशीट देखेंगे तो कहीं से कहीं तक आप ये रिलेट नहीं कर पाएंगे कि कहीं पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट थे, ऑटिज्म के बच्चे थे, जो बोल नहीं पाते थे, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। ये समृद्ध है, और ये असम का है, और इसका ए ग्रेड आया है। अभी तक सब्जेक्ट में 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक एक करके मैं दिखाता जाऊँ, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक और बच्चे का एजुकेशन मिशन स्कूल ये है, एक और बच्चे का, और ये ब्लॉसम इंग्लिश स्कूल, एक और बच्चे का मार्कशीट है, और ये बच्चे का नाम है मयंक शाह, और ये वेस्ट बंगाल का है। ये मार्कशीट्स है। तो बोलने का मतलब है कि ये मार्कशीट्स, ये ड्राइंग, पेंटिंग, ये साबित करती है कि ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। तो एलोपैथी का ये रोल है, पहले तो बच्चे को बीमार कर दो, जो हेल्दी पैदा हुआ था उस बच्चे को वैक्सीन पे वैक्सीन लगा दो, बच्चों में लगाई जाएगी वैक्सीन, और जो बीमार हो ही गया बच्चा तो उससे भी व्यापार कर लो, राइट। थेरेपी के नाम पे उसको स्पीच थेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में उलझा दो, और जिंदगी भर उसको बना दो। तो आपके माध्यम से ऐसे पेरेंट्स तक हम पहुंचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि 1 महीना ऑनलाइन हमारे से जुड़ के आप सिर्फ जो 15 मिनट में बताएंगे वही करना है पूरे दिन भर में, और उससे इन बच्चों की तरह जिनके मार्कशीट हमने दिखाए, इस तरह के करीब 6000 बच्चे अभी तक है हमारे पास, 6000। और आप में से कोई भी जो सुन रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे एरिया में आइए, उन 6000 बच्चों का डेटा लीजिए और खुद ब खुद देखिए कि वो बच्चे ठीक हुए कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, तो ये मैसेज आपके माध्यम से, सबके माध्यम से जनता तक पहुँचनी चाहिए।
एक बच्चा जब ठीक होता है तो परिवार ठीक होता है। तो आज के इस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमारा मिशन है खास तौर पे बच्चों की हेल्थ की पड़ी हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्पेशल स्कूल में जाते थे और उनको नॉर्मल स्कूल में प्रमोट कर दिया गया है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 महीने में ही बच्चा स्पेशल स्कूल से जिनको शैडो टीचर की जरूरत पड़ती थी अब उनको उन स्पेशल टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे भी बच्चे हमारे साथ हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म से सिर्फ बच्चे ठीक हो सकते हैं या बड़ों के भी चांसेस है इसमें? मैंने पहले बताया था आपको कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं हर से को 20 साल 25 साल तक ही होते हैं। उससे पहले दुनिया में ऑटिज्म आई नहीं। ये बीमारी तभी आई तो वैक्सीन ज्यादा आ गई बच्चों में। और तो हमने देखा हमारे पास 22 साल तक के बच्चे हैं 23 साल के हैं, उनमें भी काफी इम्प्रूवमेंट है। 17 वाले ग्रुप में भी हमारे पास करीब 2 ऐसे बच्चे हैं। सर एक छोटा और आखिरी सवाल है सर, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो देखे जा रहे हैं वो हार्ट अटैक के केस देखे जा रहे हैं और वो नौजवानों में जो हेल्थ में भी देखा जाए ठीक है जिम भी जा रहा है और पार्कों में भी ऐसे केस देखने को मिले हैं जिनको हार्ट अटैक आए हैं। क्या रीजन है, क्या वजह है जो हार्ट अटैक तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे बड़ी वजह है कोविड के जो खुराक आपने लिए हैं और कोविड की खुराक से कई लोगों को आपने अपने आसपास देखा है। और जो बात मैंने बताई अभी कोविड की खुराक से हार्ट अटैक होता है हुआ है, इसके सबूत इसमें है 3,500 पेपर। ये बात मैंने 2020 में बताई थी तो वैक्सीन आने वाला था, तभी मैंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके किताब भी रिलीज की थी। तब मैंने 1 क्वेश्चन दैट कैन चेंज योर लाइफ और तब मैंने बता दिया था कि कोविड की वैक्सीन आएगी आप मत लगाइएगा, उससे हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बावजूद भी किसी न किसी वजह से या फोर्सफुली लगाया गया और आज वो झेल ही रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण एक ही है, वो वैक्सीन की वजह से हेल्दी से हेल्दी इंसान भी खड़े मर रहा है। थैंक यू सर। बर्निंग सेंसेशन है उसकी आंखों में या फिर एचिंग है ना, या फिर रेडनेस जो पड़ी है उसकी आंखों में, तो हम अपनी पंचकर्मा थेरेपी यूज करेंगे जिसका नाम है अक्षीकर्पण। अक्षीकर्पण को हमें कैसे करना है, त्रिफला को आपसे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये त्रिफला को आता है। जिसको प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको त्रिफला पाउडर लेना है 10 ग्राम, उसमें 160 ml आपको पानी डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसको बॉइल करना है जब तक वो 40 ml ना रह जाए। उसके बाद आपको छान के रख लेना है ठंडा होने के लिए। फिर आपको ये आई ड्रॉप्स यूज करना है। उसमें क्या करना है, जो बात होगा आपका जो रहेगा इसे पोर करना है इसमें और अपनी आंख पे लगाना है। ये क्या करता है, ये जो आई ड्रॉप आप कहीं पे भी अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो। इसे जब आप अपनी आंख पे लगाओगे तो सक्शन क्रिएट करता है और आंख पे चिपक जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट लेट जाएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए लेट जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आईज मूवमेंट देखनी है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट 10 मिनट तक ऐसे कंटिन्यू करते रहना है। उसके बाद आपको अपनी आई वॉश कर लेनी है अच्छे से ठंडे पानी से। और बस फिर ये थेरेपी हमें दिन में एक बार करनी है, 15 से 20 दिन के लिए हम कर सकते हैं। आपने अभी देखा किस तरह से करना है, बड़ा आसान है, करने में बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है। और अब आगे चलते हैं इसमें फॉर द नेक्स्ट दैट इज डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन, पाचन की समस्या, कब्ज। हमने ये देखा है हमारे एक्सपीरियंस में कि जो हमारे पेशेंट्स हैं जब वो DIP डाइट फॉलो करते हैं, शाम के 6 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं और थोड़ी बहुत कम भी कर लेते हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर मोस्ट ऑफ पेशेंट पेट की सारी समस्या चली जाती है। लेकिन अगर नहीं जाती है तो साथ में नीम थेरेपी जोड़ देते हैं, यानी कि हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम का पत्ते का पाउडर खाली पेट उसको पिलाना शुरू कर देते हैं। उससे भी बड़ी इफेक्टिवली उसका पेट से जुड़ी हुई समस्या चली जाती है। लेकिन 5% ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है या
जिन्हें डायजेस्टिव इशू काफी ज्यादा है और इससे के बाद भी पूरी तरह आराम नहीं मिला, तब हम बोलते हैं कि साथ में ये डॉट आप देख रहे हैं, पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ लो। तो स्टेप 1 सिर्फ इतना करना है, इसी से ठीक हो जाएगा। अगर 3 स्टेप नहीं ठीक हो रहा तो थेरेपी में जोड़ना है, अगर फिर भी आराम नहीं मिला तो पंचकर्मा में जोड़ना है। पंचकर्मा में क्या करना है, कैसे करना है, डॉक्टर हिमांशु आपको बताएंगे। जैसे किसी को डाइजेस्टिव इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, बाउल क्लियर नहीं होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिफला पाउडर लेंगे, है ना, 1 से 2 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेंगे। ये थेरेपी हम 15 से 30 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो ये कितना आसान है, आप देख ही रहे हैं। 1 से 2 चम्मच वार्म वाटर में आपको लेना है सोने से पहले 15 से 30 दिन। 15 दिन में आप लीटर छोड़ सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नुकसान कुछ है ही नहीं। घर पे करना है, घर पे ये सारे सामान रख सकते हैं। अब इससे आपको 3 स्टेप में पता चल रही है कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप दैट इज टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वुड। फिर भी नहीं आराम मिल रहा, नींद थेरेपी, फिर भी आराम नहीं मिल रहा, तो जो भी आप 5 स्टेप तक सरमा देखा ये करना है। अब हम अगले पे जाते हैं। ये मसल स्पैज़म, यानी कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी नस चढ़ गई, एक्चुअली वो मसल्स की रप्चर या मसल्स का ही दिक्कत है, यानी नस का, और जिसमें ऐंठन आ जाती है या जिसमें स्टिफनेस आ जाती है, अचानक पेन आ जाता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट मसल्स की होती है। तो उसमें भी जो पिचू आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया था महानारायण तेल से, वो करना है। और इस तरह की दिक्कतें हुई ना तो साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कि 15 से 20 दिन तक दिन में 2 बार नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन लेना है, जैसे आपको अभी बताया गया था। और इसके अलावा अगर ब्रेथलेसनेस की समस्या है, सांसें फूलती हैं, जो कि एक बहुत ही मुख्य समस्या, लंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बोल सकते हैं, अस्थमा के पेशेंट को बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हमने देखा है इमीडिएट रिलीफ के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, रास्ते में है, तो किसी को अस्थमा का अटैक आता है, तो जब वो बैठेगा तो याद रखिए पेशेंट को बिठा दें पहली बात तो। अब जब मैं खड़ा हूँ तो मेरा हार्ट धरती से ऊपर है, मेरे हार्ट और लंग को काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बैठ जाऊँ तो मेरा हार्ट धरती के बहुत करीब है, अब थोड़ी मेहनत कम लगेगी। और अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगी मेरे हार्ट को, क्योंकि मेरे लंग्स को, क्योंकि लंग्स नीचे, हार्ट से दबा रहा है। लेकिन अगर ब्रेथलेसनेस किसी को हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उसे बिठाना है, और बिठाने के बाद तुरंत आपको ऐसे जैसे मैं अभी बैठा हूँ, यानी कि इस तरह से आगे की तरफ झुक के जब बैठा हूँ तो लंग्स एक्सपैंड करता है इमीडिएटली और सांस लेना आसान हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्या है? ग्रेविटियल मेडिसिन। अगर आपने देखा कि कोई आदमी है जिसे सांस लेने में दिक्कत है तो खड़े ना होकर बिठा दीजिए, और ये पोस्चर है। अगर आप ऐसे बैठेंगे, आप में से कोई ट्राई करेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत अभी आ जाएगी, इवन इफ कि आपको सांस लेने में अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्चर है। और अगर आपके पास फैन है, छोटा फैन, तो ये दिक्कत को ठीक करना और आसान हो जाता है। इस तरह का फैन हम अपने पास रखते हैं, अपने हॉस्पिटल में भी रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह। पेशेंट ऐसे बैठा है, उसके नाक के 6 इंच दूर पे फैन लगा हुआ है। ये जो कोल्ड स्ट्रीम चेहरे पे पड़ रहा है, जब ये थोड़ी देर तक पड़ता है तो ये रिसेप्टर्स हैं जो कि लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन ये काम करता है। ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेरी किताब है 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, वो किताब यहाँ पे बना हुआ है, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह हम पेशेंट को ये कराते हैं और उसकी SpO2 15-20 मिनट में बढ़ी जाती है। तो ये अगर पेशेंट लेटने की कोई जगह है, मतलब रास्ते में नहीं है, लेटाया जा सकता है पेशेंट को। अगर पेशेंट लेट सकता है तो हम जब लिटा है, आप देखेंगे जब भी कभी हॉस्पिटल जाएंगे, अब कैमरा यहाँ कैच करेगा कि आई डोंट नो, कोशिश कीजिए, तो पेशेंट को आप देखेंगे जब भी कभी आप हॉस्पिटल में पेशेंट को पीठ के ऊपर लिटाया जाता है, ये पोस्चर होता है। अब हार्ट ऊपर है, लंग दबा हुआ है, वो पेशेंट को सांस आने में और दिक्कत हो जाएगी। ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर का वो मास्क करा हुआ है, हम उस पेशेंट को ऐसे लिटाते हैं लाइक दिस। अब लंग्स थोड़ा खुल गया है, साइड पोज है, अब उसका ब्रीदिंग उसकी आसान हो जाएगी।
इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन, ऐसे लिख सकता है। तो पहली दवाई क्या है, उसके पोस्चर को चेंज कर दो, राइट। और ये पोस्चर के लिए ये किताब है 360 पोस्चर मेडिसिन, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो सांसें कहीं भी रुक जाए किसी की, तो उस वक्त हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, इवन इफ हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है तब भी। और सांसों की दिक्कत हो तो पीरियड टाइम ठीक हो जाए, नीम थेरेपी आप जोड़ दीजिए। नीम थेरेपी मैं बता चुका हूँ, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी जोड़ सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी डॉक्टर हिमांशु बताएंगे क्या करना है। जैसे कि सर ने बताया ब्रेथलेसनेस, उसमें जैसे कि किसी की सांस फूल रही है ना, किसी को सांस नहीं आ रही अच्छे से, कफ है, सीओपीडी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जो अपनी पंचकर्मा थेरेपी करेंगे वो लेपन कर्म करेंगे, ठीक है। लेपन कम करने के लिए हल्दी लेंगे 10 ग्राम, फिर मुलेठी लेंगे 10 ग्राम, अजवाइन पाउडर लेंगे 10 ग्राम, ठीक है। इन सब का पाउडर लेके मिक्स करके इसमें तेल मिलाएंगे। तेल उतना मिलाना है कि जिसके इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए, और उसको क्या करना है फिर पेस्ट को हमें तवे या कढ़ाई में, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल है, उस पर डाल के हीट करना है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद एक गॉज पीस लेना है, गॉज पीस पे इस तरह का लेप बन जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की चेस्ट पे रख देना है फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए आप इसे रखोगे। उसके बाद इसे क्लीन कर लोगे। ये आप दिन में एक बार करोगे 15 से 30 दिन के लिए। अभी आपने देखा, जो आपने देखा वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ये कॉल को ठीक से कैमरा में शायद हुआ नहीं है ये, अगर आप देख पा रहे हैं लाइक दिस, और ये किस तरफ रखना है, जिस तरफ ये है उसी तरफ रखना है ना, ये इधर की तरफ रखेंगे है ना, और ये 30 मिनट तक रखना है, और ये हासिल करना है 15 से 30 दिन तक। ये डिपेंड करता है किसी सीवियरिटी पे। तो ये तो याद रखिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं ये घर पे होने चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से आपको घर से मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पंचकर्मा थेरेपी। और यही चीज़ अगर हॉस्पिटल में कराएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जो कि आप आसानी से फ्री में भी घर पे कर सकते हैं, थोड़े से पैसे से। हल्दी हर एक पर होती है। तो ये है ब्रेथलेसनेस में क्या करना है। स्टेप 1 हमने देखा है कि ये तीनों चीज़ तो करनी ही है। स्टेप 2 नीम थेरेपी, स्टेप 3 पंचकर्मा का आपको देखा पता चल ही गया है। तो सांसों से जुड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस नाम दे दें, चाहे वो अस्थमा नाम दे दें, लंग डिसऑर्डर दे दें, लंग कैंसर बोल दें, वो सारी आराम से ठीक हो सकते हैं। अब आता है अगला ट्रेमर, यानी कि पार्किंसन जिसे बोलते हैं। तो ट्रेमर में भी हम ये 3 के अलावा पंचकर्मा थेरेपी जोड़ देते हैं और नीम थेरेपी भी जोड़ देते हैं। पंचकर्मा थेरेपी में कैसे करेंगे डॉक्टर हिमांशु एक्सप्लेन करेंगे। जैसे किसी को ट्रेमर्स है, फिट्स है, सीवियर्स है, स्लीप एपनिया है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कौन सी थेरेपी यूज करेंगे, नस्यम। नस्यम हमें कैसे करना है, अणुतेल से। ये अणुतेल है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, इसे हीट नहीं करना है। ये ड्रॉपर है, ये नेजल ड्रॉपर है, ठीक है। इसे हम इसमें पोर करेंगे और 2 ड्रॉप्स हमें डालना है ईच नोस्ट्रिल्स में, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के फेस पे मसाज करनी है अच्छे से, ताकि जो उसके साइनसेस है एक्टिव हो जाए। उसके बाद हमें स्टीम देनी है। ये स्टीमर है, ऐसा आपके घर पे अवेलेबल हो सकता है, अगर नहीं है तो हम वाटर स्टीम भी ले सकते हैं। फॉर 2 to 3 मिनट्स हमें वाटर स्टीम देनी है। उसके बाद हमें 2 ड्रॉप्स पेशेंट को नोज में डालनी है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स पेशेंट के नोज में डालनी है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को लिटा देना है, ठीक है। ड्रॉप्स डाल के पेशेंट लेटा रहेगा 10 मिनट के लिए, एंड उसका थोड़ा टिल्ट डाउन रहेगा। आप देख रहे हैं पेशेंट जब इस तरह इस पोस्चर में लेटा है तभी वो ड्रॉप ठीक से भरपूर अंदर जाएगा। ये इस तरह का पोस्चर है।
ये बहुत ही आसान है नेस्यम, और नेस्यम का उपयोग ट्रेमर में है, फिट्स में भी है, स्लीप एप्निया में भी है। स्लीप एप्निया का मतलब है कि आधी रात को सांस अटक जाती है तो उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन अगर इसको हम जोड़ लेंगे बाकी और चीज़ों के साथ, DIP टाइप मेडिसिन 0 वोल्ट के साथ नींद थेरेपी के साथ इसको भी जोड़ लेंगे तो उस पेशेंट के ठीक होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम चलते हैं अगले पे, पैरालिसिस। पैरालिसिस के कई सारे कारण होते हैं। एक तो ब्रेन स्ट्रोक है जिससे पैरालिसिस हो जाता है। जैसे ही किसी को पैरालिसिस का अटैक आया तो वो बेस्ट टाइम है उसको रिवाइव करने का। जितना ज़्यादा समय बीत जाएगा उतना समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे ही पैरालिसिस आता है तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को हम सबसे पहले उसी वक्त फटाफट रिकवर हो जाए उसके लिए आप यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला डॉट जो रिप्रेजेंट करता है लोअर लेग हॉट मोशन। हम बाल्टी से 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दोनों पैर रख के उसको बिठा देते हैं आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जब ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि आपका जो ये काफ मसल है, यहाँ पे काफ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे उसके पैरालिसिस के सिम्टम्स के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार 1-2 सीटिंग में पहले दिन में वो रिवाइव कर देता है, पहली बार में ही। तो अगर हमारे घर पे हॉट वाटर मोशन टब है तो ये टब आप देख रहे हैं, ये टब ऑटोमेटेड है। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ सेट करके आप 40 डिग्री सेल्सियस पानी में, यहाँ तक के पानी में आधे पौने घंटे के बिठा देंगे तो और फास्ट काम करेगा, उसी वक्त पैरालिसिस में डिवाइड करने में हेल्प मिलेगी। ये नहीं है तो बाल्टी तो है ही हमारे घर में। और इसके अलावा नीम जो कि इंटीग्रल पार्ट है, आप देख रहे हैं बार बार नीम का जिक्र आ रहा है। आप हैरान होंगे जान के कि नीम बार बार इतना जिक्र आ रहा है, जबकि पूरे दुनिया की सारी दवाइयाँ एक तरफ और एक तरफ सिर्फ नीम का पेड़, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया की कोई भी दवा बन सकती है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज नीम थेरेपी। ये एविडेंस बेस्ड है, इस किताब में है। ये तीनों चीज अगर आपके पास है तो दवाइयाँ कोई भी बना लीजिए। कैसे बनाना है सारा फॉर्मूला इसका किताब में है। इसके ऊपर की नीम ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसिस्ट पे बेस्ड हमारा कोर्स भी है। कोर्स है इस CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। इसे ज्वाइन करेंगे तो आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। सर्टिफिकेशन श्रीधर यूनिवर्सिटी करती है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि नीम जो दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल भारत में है, दुनिया के हर कोने में नहीं है। तो मुझे लगी कि हमारे पास एक दवाई गॉड का, भगवान का दिया हुआ दवाई है। तो पैरालिसिस में नीम का बहुत अच्छा उपयोग है और पैरालिसिस में भी टाइम एज मेडिसिन DIP का 0 वोल्ट तो कराते ही हैं, ग्राउंडिंग जो बहुत मुख्य है। साथ में इसमें पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ देते हैं ताकि वो पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर करे। तो पंचकर्मा थेरेपी जोड़ते हैं तो उसमें क्या पंचकर्मा थेरेपी है, कैसे होता है, उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर अनन्या है। आप थोड़ा इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अनन्या, और हम इस स्लाइड के बारे में बात करेंगे पैरालिसिस, नमनेस और स्लो मूवमेंट। पैरालिसिस, इसे हिंदी में हम लकवे की बीमारी भी कहते हैं। किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस या लकवे की शिकायत होती है तो आपने महानारायण तेल को हमारे दिए गए डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से गर्म करना है, जिसका टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसे गर्म करने के बाद जब वो सहने लायक हो तो उस पेशेंट की बॉडी पे पोर करना है और उसमें हल्के हाथों से आपने पूरी बॉडी की फुल मसाज करनी है। ये मसाज एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स हर पेशेंट की करी जानी चाहिए। नमनेस और स्लो मूवमेंट, नमनेस और स्लो मूवमेंट में किसी भी बॉडी के पार्ट पे कभी भी सुन्नता या उस बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपने उस बॉडी पार्ट पे 30 से 40 मिनट इसी महानारायण तेल की मसाज करनी है। ये प्रक्रिया आपने 30 डेज एटलीस्ट रेगुलर करनी है। तो आपने देखा सिंपल पैरालिसिस में जो काम करेगा, नमनेस में जो काम करेगा, स्लो मूवमेंट बॉडी हो जाते हैं। आप देखते हैं कई सारे लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, उनके कदम भी बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, बड़े मुश्किल चल पाते हैं। तो उनके लिए अभियंता जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद तो इतनी जल्दी से काम नहीं करता, इसमें बहुत टाइम लगता है, इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने जैसे बताया अभी
कि महानारायण तेल यूज करना। आप क्या करेंगे, आप दुकान में चले जाएंगे, किसी बड़ी कंपनी का महानारायण तेल लिखा है वो ले आएंगे, आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं 50 तरह के, वो सारे हर किसी अगर सही मायने में बनाएंगे तो उतने कॉस्टिंग में बन ही नहीं सकती। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स के लिए खुद का महानारायण तेल या बाकी सारे तेल बनवाते हैं और वही तेल देते हैं, तो उसी इफेक्टिवनेस की पूरा मिलेगी। तो खैर यहाँ पे आपने देखा कि अभियंता कैसे करते हैं। अब एक और अगली कंडीशन है नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन। ये अगर आपने ठीक किया, जो ऑनलाइन में से जुड़े हैं, तो उसका सोल्यूशन भी अभियंग है, और साथ में लोअर बैक हॉट वाटर इमर्शन और साथ में नीम थेरेपी। याद रखिए कि ये तीनों तो करना ही है, उसके अलावा ये तीन भी साथ में जोड़ना है। और जब तक कि आपकी ये टिंगलिंग और नमनेस वाली सेंसेशन चली न जाए, जो कि डायबिटीज पेशेंट में अक्सर होता है, तो हमने देखा अक्सर 15 दिन के अंदर ये सिम्टम चले ही जाते हैं, फिर ये छोड़ सकते हैं। अब अगले में अगर हम आए, ट्यूमर, बॉडी में ट्यूमर जो कि भयानक रूप ले लेती है अगर आप कीमोथेरेपी कराने लग जाते हैं, सर्जरी कराने लग जाते हैं। तो ट्यूमर को ठीक करने के लिए हम अपने पेशेंट को जिस तरह से वो बन के आया है, वो ट्यूमर उसी रास्ते से वापस जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, टाइम एज मेडिसिन। जो भी चीज आप सूर्यास्त के बाद खाते हैं, वो खाना ट्यूमर को फीड करता है, स्टोन को फीड करता है, वो खाना ब्लॉकेज बनाता है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक सवाल आपने पूछा स्टोन में क्या करें, स्टोन को फीड ही मत कीजिए, सनसेट के बाद खाइए ही मत, और दिन भर में डीआईपी डाइट की तरह खाइए। रोज ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो कम होंगी। ये स्टोन है, ये या ट्यूमर है, ये इन्फ्लेमेशन से ही बनते हैं। तो ये तो करना ही है, साथ में नीम थेरेपी जोड़ना है। मैंने आपको बताया था कि नीम जो है वो ट्यूमर का दुश्मन है, कैंसर का दुश्मन है, एंटी कैंसर। इसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि कमाल के गुण हैं। दिन में हम ऐसे पेशेंट को 3 डोज देते हैं नीम का। 3 डोज मतलब सुबह 1 चम्मच 50 kg आदमी के लिए 5 ग्राम, लंच से पहले भी 1 चम्मच और शाम के 5 बजे भी 1 चम्मच ये देते हैं। और साथ में पंचकर्मा थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। पंचकर्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर अनन्या आपको प्रोवाइड करेगी। ट्यूमर या गांठ, किसी भी पेशेंट को अगर इस चीज की शिकायत है तो आपने हमारा प्रिपेयर्ड लेप तैयार करना है। लेप बनाने के लिए आपने 10 ग्राम हल्दी लेनी है और अजवाइन का पाउडर बनाना है आपने, उसको भी आपने 10 ग्राम लेना है। ठीक है। थर्ड आपका जो इंग्रेडिएंट है वो है नीम क्वाथ। नीम क्वाथ को बनाने के लिए आपने 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली हैं, उसमें 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली हैं, उसमें 1600 ml वाटर में उसको डालना है और बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब आपका पानी 400 ml तक रिड्यूस हो जाए तो उसे आप छान लीजिए। ये आपका प्रिपेयर्ड नीम क्वाथ है जिसको आप लेप बनाने के लिए यूज करेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने इस तरह से मिक्स करना है कि वो लेप जैसी कंसिस्टेंसी की लाइक हो जाए, और आपने हमारे प्रिपेयर्ड गॉज पीस पे लेकर उसे अप्लाई करना है। और किसी भी तरफ बॉडी की किसी भी आपके बॉडी पार्ट पे ट्यूमर आपको दिख रहा है तो आपने उसे वहां ही प्लेस कर देना है। प्लेस करना है फॉर 30 मिनट्स फॉर एवरी डे फॉर 30 डेज। ये प्रोसेस आपने दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए किस तरह से ये लगा रहे हैं, और अगर ये ठीक से नहीं दिख पा रहा है तो थोड़ा सा कैमरे के एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह का लेप है और ये लेप ट्यूमर पे लगाएंगे तो बाहर से भी हम ट्यूमर को अटैक कर रहे हैं और अंदर से भी डीआईपी डाइट से टाइम एज मेडिसिन से ट्यूमर और ग्रो ना हो उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। तो दोनों तरह से याद रखिए, ट्यूमर को अगर काटेंगे तो ट्यूमर बॉडी में फैलेगा। तो ट्यूमर चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, उसे छेड़ना नहीं है, बस शांति से लेप लगाना है। जैसे आपने देखा यहाँ पे लिपोन के प्रोसीजर को देखा, और जो डीआईपी डाइट है टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन और नीम का सेवन करना है। अगर हम ट्यूमर को छेड़ते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन से या सर्जरी से, तो पूरे बॉडी में फैलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब अगला, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, बिना कारण खून का आना। अब खून कहाँ से आ सकता है? पहली बात तो पेशाब से आ सकता है, या स्टूल से आ सकता है, या मुंह से आ सकता है, या नाक से आ सकता है। तो खास तौर पे अगर
ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसा एक टब की जरूरत पड़ेगी। ये टब घर पे रख ही लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है, रखने के लिए जगह थोड़ी बहुत चाहिए। और इसमें करीब 40 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी और साथ में नीम का पानी ऐड कर दीजिए। 2 लीटर ऐसे, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ऐसे बनाती है, तो कैसे बनाना आपको पता चली गया है। तो नीम, उसे हम बोल देंगे नीम का 6 पाक। और फिर इसमें आप बैठ सकते हैं, बैठने के जो हिप पाक बोल सकते हैं, इसमें बैठने के अंदर बैठ सकता हूँ मैं, देखता हूँ ज्यादा बड़ा तो अंदर ही बैठ गया, ये बैठ ही गया, ठीक है ना। ऐसे बैठ गया, आधे घंटे तक बैठे रहिए। आप देखिए आपकी हिप पूरा लोअर पार्ट पानी के अंदर ही हो। और पानी ठंडा हो रहा हो तो एक और बाल्टी रख लीजिए यहाँ पे, और उस बाल्टी में ज्यादा गर्म पानी होगा 50 डिग्री टेम्परेचर वाला, और खाली तो बैठे ही हैं आप, तो हर 5 मिनट में पानी एक मग यहाँ से निकालिए, यहाँ से डालिए। तो वो जो नीम है, नीम के एक्शन से हमने देखा है कि ब्लीडिंग चाहे कहीं से भी आ रही हो वो रुकने लगती है, बड़ी तेजी से रुकती है। तो ये इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में नीम 6 पाक। तो नीम 6 पाक कीजिए। हमेशा मैं आपसे दिला रहा हूँ 2 चीजें जो 3 बातें हैं जो लेनी है, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, 0 फूड तो चलेगा, चौथी ये चीज आपकी जुड़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। लेकिन अगर और तेजी से आपको ठीक होना हो तो नीम का सेवन करना है, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी भी आप जोड़ सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी कैसे जोड़ेंगे उसके लिए डॉक्टर ने आपको बताएगी। अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग या नॉन हीलिंग अल्सर वुंड। अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से किसी भी पार्ट पे आपको ब्लीडिंग आपको दिख रही है कि बह रही है, जिसका कारण आपको नहीं पता, विदाउट एनी रीजन वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे आप जो हमारा जातियाती ऑयल है उसे लेंगे, और आप एक पिच्चू की तरह, जो हमने आपको बताया था, एक कॉटन पैड जो हमने प्रिपेयर किया है, इसी पिच्चू पे आपने ये जातियाती ऑयल पोर करना है और वहां पे आपको इसे प्लेस कर देना है। तो धीरे धीरे वहां पे ब्लीडिंग कम होने लग जाएगी। ये प्रोसेस भी आपको 7 से 14 दिन करना है। इसको एप्लीकेशन का तरीका फॉर 30 मिनट्स है। सेकंड, आपका जो नॉन हीलिंग अल्सर वुंड होता है, जहाँ पे जो घाव है जो ढंग से हील नहीं हुआ है, उसमें भी आपने इसी सेम प्रोसेस से ये पैड अप्लाई करना है। थर्ड, जब आपकी नोज से आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग आ रही है, तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, जो कॉटन बड्स होती हैं, इस कॉटन बड पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा और कॉटन अप्लाई करके इसको थोड़ा थिक बना देना है। थिक बनाने के बाद आपने इसी में जातियाती ऑयल को एब्जॉर्ब करना है और अपनी नॉस्ट्रिल्स के अंदर डालना है। नॉस्ट्रिल्स के अंदर डालने के बाद आप सिर्फ थोड़ा सा रोटेट करेंगे, जहां जो आपको ब्लीडिंग या पेन ऐसा महसूस हो रहा है, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स आपने ये करना है फॉर 7 to 14 डेज रेगुलर। तो अभी आपने देखा अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग अगर है तो किस तरह से आप उसको इमीडिएटली टैकल कर सकते हैं। अगली एक जो दिक्कत आती है, खास तौर पे हमारे कैंसर के पेशेंट को आती है, वो है निगलने में दिक्कत। तो निगल नहीं सकते, कई लोगों के तो मुंह ही नहीं खुलते। तो ऐसे पेशेंट्स को पहली बात तो हम बोलते हैं कि लिक्विड डीहाइड्रेटेड डाइट, फ्रूट ब्रेकफास्ट की जगह फ्रूट स्मूदी ब्रेकफास्ट, लंच में वेजिटेबल लंच की जगह वेजिटेबल स्मूदी, प्लेट फूड तो छोड़ ही दीजिए, कुक फूड पूरी तरह छोड़ दीजिए, पेट पर पे ही निर्भर रहिए, वो भी लिक्विड पार्ट में। ये तो पहला बदलाव हम करते हैं। ये तब तक करना है जब तक कि निगलने वाली दिक्कत ठीक ना हो, जब तक ठीक हो जाए तभी तब तक करना है। और याद रखिए, अगर वो निगल नहीं पा रहा है तो अंदर या तो कोई अल्सर है, कोई घाव है, या कोई ट्यूबरस ग्रोथ है। इंटरनली ट्यूमर को ठीक करना है, इंटरनली और घाव को ठीक करना है, उसका सबसे सेफेस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका दोबारा से ये लाल बिंदु यानी नीम थेरेपी, उनको स्ट्रिक्टली दिन में 3 बार हम नीम खिलाते हैं, सुबह खाली पेट, फिर लंच से पहले, फिर डिनर से पहले, यानी 5 बजे शाम को आखिरी बार। और ये तब तक देते हैं 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, या फिर 3 महीने लग जाए। धीरे धीरे उस इंसान का हम देखते हैं कि मुंह ज़्यादा खुलने लगता है ठीक से, उसकी ब्लीडिंग रुकने लगती है, उस निकलने में थोड़ी आसानी होने लगती है, ये सारा देखते हैं।
ऐसे पेशेंट्स को DIP डाइट में जो प्लेट 2 है, जो कुक्ड फूड सेक्शन है, वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं। कम से कम 15 दिन तो बंद कर ही देते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट के सिम्टम ठीक हो रहे हैं कि नहीं। वो जो बेकार के टेस्ट होते हैं, बायोप्सी है, पेट स्कैन है, वो कभी नहीं कराना है, क्योंकि वो कराएंगे तो बॉडी के अंदर घाव फैलेगा और आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये हो गया। अब एक मुख्य बात है पानी का पेट में भरना। अगर पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल के मटके की तरह हो जाता है, तो समझ लीजिए किडनी या लिवर ठीक से काम नहीं कर रही। तो अब क्या करेंगे? पहली बात फिर याद दिला दूं, टाइम वेल मेडिसिन, DIP और जीरो मोड तो करना ही करना है। एक चीज और हम जोड़ देते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये पीला वाला जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट्स हॉट वाटर इमर्शन। यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्या पैसा खर्चा करना पड़ेगा तो हम समझ लेते हैं। ये है हॉट वाटर इमर्शन टब, ध्यान देखिए, और इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी आपको मेंटेन करना है। 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी को गीजर से आप 40 डिग्री कर भी देंगे, थोड़ी देर में वो ठंडा होने लगेगा। कम से कम 400 लीटर पानी चाहिए। तो इसके लिए ये देखिए थर्मोस्टेट है और इसके साथ गीजर हम कनेक्ट कर देते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको उठा के दिखाऊं आपको, यहाँ पे एक ये पंप है जो कि पानी, ठंडे पानी को ऊपर की तरफ गीजर की तरफ पहुंचाता है और गीजर से गर्म पानी दूसरे पाइप से नीचे आता है। इसके माध्यम से कंट्रोल होता है टेम्परेचर को 40 डिग्री में, जितने भी डिग्री में उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे यहीं पे बनता है, हमारे यहीं से ये होता है। और ऐसे में पेशेंट को हम यहाँ तक की बॉडी को पानी में बिठा देते हैं। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ, अंदर बैठूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर पेशेंट को कैसे बैठना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बता हूँ ताकि देखना। ये पेशेंट को इसके अंदर दोनों पैर को सीधे रख के हम ऐसे बिठाते हैं, जैसे मैं बैठ गया, अंदर बिठाते हैं ऐसे। जब ऐसे पेशेंट बैठे रहता है, पानी यहाँ तक होता है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है और ऐसा लगभग 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है। हो सके तो 1 घंटा आपको सोने से पहले बैठना है। जब ऐसे बैठेगा वो, तो ध्यान ये रखना है कि वो खाली पेट होना चाहिए। और जब ऐसे बैठेगा, खाली पेट होगा, तो बॉडी में कहीं भी सूजन है, चाहे पेट फूला हुआ है, चाहे पैरों में सूजन है, किडनी का बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, या यूरिन आउटपुट बहुत कम है या नील है, या डायलिसिस का पेशेंट है, वो ठीक होने लगता है, उसका BP नॉर्मलाइज होने लगता है पहले दिन, उसका बॉडी का वेट कम होने लगता है, क्योंकि आपका स्किन बन जाता है थर्ड किडनी। और स्किन के तीसरे किडनी की बनने का मतलब ये है कि अब पेशेंट रिवाइव कर रहा है। तो डिसाइड टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट एंड जीरो बोर्ड, हम इस चीज को जोड़ देते हैं। अब अगर किसी पेशेंट में, जो भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, उनकी मुख्य दिक्कत नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी ऐसा कुछ है, तो क्या करना है? एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है। एक दिन के लिए खाना पीना छोड़ दीजिए, कोकोनट वाटर पे चले जाइए, नारियल का पानी लीजिए, कि नहीं तो नॉर्मल पानी लीजिए, तो मोस्ट लाइकली वो ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर फोमी यूरिन आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, या पेशाब का रंग डार्क आ रहा है, तो आपको क्या करना है? तब आपको नीम थेरेपी करनी है। नीम थेरेपी कैसे करनी है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नीम को खाने के अलावा जो नीम फिक्स बात है, जो थोड़ी देर पहले बताया था कि 40 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में, नीम के पानी में बैठना है, आधे घंटे बैठेगा, पौना घंटा बैठेगा, तो और ऐसे 4-5 दिन बैठेगा। साथ में टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट, जीरो बोर्ड थेरेपी करेगा और नीम का सेवन भी करेगा, तो वो 4-5 दिन में उसकी ये बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम सूजन की, बॉडी के किसी भी पार्ट में सूजन हो तो वही करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। पेट में सूजन है या पेट फूला हुआ है तो जो करना है हॉट वाटर इमर्शन, और अगर पैरों में सूजन है, चेहरे में सूजन है,
तो कोशिश करनी है, पेशेंट अगर बहुत कमजोर नहीं है, पानी में बैठना तो है इसी तरह से जैसे मैं बैठा हूँ अभी, लेकिन और सहारा पीछे का ले लेंगे ऐसे, और पानी की हाइट यहाँ तक शोल्डर तक, किडनी के पेशेंट के लिए, डायलिसिस के पेशेंट के लिए, तो उससे बड़ी इफेक्टिवली वो काम करता है। लगभग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम या 2 घंटे एक साथ। ये निर्भर करता है कि पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है, बैठने की क्षमता कितनी है। अब आगे अगर हम चले, डिस्टर्ब्स की नींद की समस्या है, तो जो शिरोपिच्छू पंचकर्मा थेरेपी करना है आपको, और नींद थेरेपी। मैंने देखा अपने बहुत सारे पेशेंट में कि जब उनको सुबह खाली पेट हम नींद खिलाना शुरू कर देते हैं, साथ में DAP लाइट देना शुरू करते हैं, साथ में शाम को 6 बजे से पहले डिनर करने लगते हैं, थोड़ा वो धरती पे टहलते हैं, उनकी नींद अच्छी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर नींद ठीक नहीं हो रही है तो शिरोपिच्छू आपको करना है, जो आपने सीखा था। और उसके अलावा स्लो मूवमेंट है, धीमी गति है, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसमें अभियम करना है, वो सीख चुके हैं। और अभियम के साथ ग्रीन यानी लोअर लेग अपवर्ड मोशन 30 मिनट के कभी भी दिन में एक बार करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी। तो ऐसे लोग ज्यादातर बुढ़ापे की बीमारी है, जिनकी बॉडी मूवमेंट स्लो हो चुकी है, वो ठीक होने लगती है। ये चेयर की जरूरत नहीं है, चेयर की जरूरत है। अब नेक्स्ट में आते हैं, नॉन हीलिंग वुंड की बात हमने पहले की थी। वुंड अंदर से हील हो जाए, घाव अंदर से हील हो और घाव बाहर से हील हो। घाव अंदर से हील हो, उसके लिए ये 3 चीज के अलावा नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन तो करना ही है, और घाव बाहर से हील हो, इसके अलावा जो पिछू आपने थोड़ी देर पहले सीखा वो भी करना है। भूख का कम लगना, भूख कम लगती है तो आप DAP शुरू कीजिए, शाम के 6 बजे मत खाइए, थोड़ा बहुत ग्राउंडिंग कीजिए। और इसके अलावा सेम नीम सुबह खाली पेट हर 10 kg पे 1 ग्राम, 50 kg का पे 1 चम्मच 5 ग्राम, या हर 10 kg पे 1 नीम का पत्ता, ये शुरू करेंगे तो आप होपफुली आपकी एपेटाइट एक हफ्ते में बढ़ जाएगी, भूख लगने लगेगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया है, यानी आप स्वस्थ हो रहे हैं। अगले में चलते हैं, कंफ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है। कई बार किडनी के पेशेंट को भी ऐसा हो जाता है जब उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसे पेशेंट को भी हम नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन कराते हैं, और उसी वक्त लोअर लेग अपवर्ड मोशन कराते हैं। लोअर लेग अपवर्ड मोशन जो मैंने आपको पॉकेट वाला बोला था, आप देख रहे हैं कि इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने ऑटोमेटिक सिस्टम हॉस्पिटल के लिए रखा है, ताकि बार बार पानी गर्म ना करना पड़े, गर्म रहे, राइट। और साथ में शिरोपिच्छू जो हमने सीखा, तो ये तीनों दवाइयाँ लेनी है, डिसाइड ये 3 जो फॉलो कर ही रहे हैं। अब आगे चलते हैं, बार बार पेशाब आना एक समस्या है, रात को कई बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, समस्या है। हमने देखा अपने पेशेंट्स में, जब वो ये 3 मेडिसिन लेते हैं, टाइम एंड मेडिसिन, DIP लाइट एंड जेलोवोल्ट, और साथ में नीम का सेवन सुबह खाली पेट कर लेते हैं डोज के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया, तो 3 महीना लगता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक करने में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम ठीक करने में, 3 मंथ्स। अब खांसी जुकाम, इसका एक भरपूर बहुत ही जबरदस्त इलाज। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आपको खांसी जुकाम बुखार, जो फ्लू जिसे बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, पिछले 4-5 सालों में इसी का नाम कोरोना बोलते थे, ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले इसका नाम निपा बोलने लगे थे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कभी ऐसा हो ही ना जिंदगी में, तो उसका सबसे ज्यादा सटीक चीज है कि हर सुबह उठते ही खाली पेट अपने वेट अनुसार नीम के पत्ते का पाउडर खा लीजिए। यानी कि जैसे मैं करता हूँ, करीब 7 ग्राम 1-1.5 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर लिया, आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लिया। सारे मेरे परिवार में मेरी बेटी, मेरी वाइफ, सभी सुबह का रूटीन है। और नीम के पत्ते का पाउडर
कहीं से खरीदना नहीं है तो खुद बना लीजिए। खुद कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। आप नीम के पत्ते तोड़िए, धूप आ रही है, धूप में रखिए, 5 दिन के अंदर पूरा सूख जाएगा। फिर मिक्सी में, घर वाली मिक्सी में आप उसे लीजिए और मिक्सी में 2 मिनट में लगता है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स, एकदम पूरा पाउडर बनता है। उसे छान लीजिए और ऐसे एक डब्बे में भर लीजिए जैसे मैंने भरा है। और वो नीम के पत्ते का आप अपने लाइफ का पार्ट उसी तरह बनाना है जैसे कि आप सुबह रोज टूथपेस्ट करते हैं, जो अपने लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है। तो कम से कम ये आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि ये चीज से आप आजाद हो गए, एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये तो कर ही लीजिए। अब इचिंग, खुजली कई सारे कारण से होता है, किडनी के पेशेंट में भी होता है। और किडनी के पेशेंट को खुजली इसलिए होती है, जो चीज टॉक्सिक चीज पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रही है तो वो खुजली तब उस कीट के रास्ते निकलती है तो अल्टीमेटली वो खुजली का एहसास होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ये तीनों तो करना ही है, साथ में नीम थेरेपी भी जोड़ना है जो मैं बताता है लगातार, और साथ में पंचकर्मा थेरेपी जोड़ लेंगे तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे। पंचकर्मा थेरेपी के लिए यहाँ पे डॉक्टर अनन्या आगे आपको बताएगी। बॉडी में आपके किसी भी पार्ट पे इचिंग महसूस हो रही होगी, वो आपने हमारा प्रिपेयर्ड लेप अप्लाई करना है। लेप को बनाने के लिए आपने हमारा काशी ऑयल लेना है, ठीक है? और जो हमारी नीम लीव्स होती हैं, ये 3 तो उसके लाइफ का पार्ट ही है। वर्किंग कैन प्रोटोकॉल बच्चे को फॉलो कराते हैं। कैन प्रोटोकॉल का अपना कोर्स भी है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स ही उनके लिए है जो पूरी तरह इसको सीखना है अपने कैन प्रोटोकॉल को। और थोड़ा बहुत तो हम यहाँ बता ही रहे हैं। तो उसमें से नीम जब हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, जैसे 3 बच्चों से आप मिले हैं, तो फिर उसकी फिट्स की संभावना कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। और साथ में नस्यम जो आपने सीखा है, नस्यम भी देंगे 15 दिन के लिए कम से कम, तो फिट्स की समस्या ऑलमोस्ट वैनिश हो सकती है या हो जाती है। अब आते हैं मामले पे, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक्सपेरिमेंट ये कि अगली बार किसी को एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी ये हो तो उसी वक्त वो घर के बाहर जाए, जाके जहां पे भी उसको जमीन मिले, जूते चप्पल उतार के घास में, मिट्टी में, कुर्सी पे बैठ जाए। अगर आप ऐसा करेंगे जैसा मैंने पहले भी बताया था, तो आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट, आपका स्ट्रेस वो ठीक होने लगता है, मूड ठीक होने लगता है। और साथ में अगर बाहर जाने का कोई मौका ना हो तो ये ग्रीन आप देख रहे हैं, यानी कि लोअर लेग फॉरवर्ड पेन मशीन। हमारे हॉस्पिटल सेटअप में एंजाइटी को कम करने के लिए हम लोअर लेग फॉरवर्ड पेन मशीन लगाते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स के लिए, जैसे मैंने बताया, या फिर साथ में शुरू कराते हैं। तो एंजाइटी को कभी भी दवाई से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसे ठीक करने के लिए लोअर लेग फॉरवर्ड पेन मशीन बहुत इफेक्टिव है, ग्राउंडिंग यानी 0 वोल्ट बहुत इफेक्टिव है, और साथ में पंचकर्मा यानी शिरोबिच्छू बहुत इफेक्टिव है। तो 3 हथियार तो हैं आपके पास, और उसमें से जो हथियार अवेलेबल हो उस हथियार को यूज करके एंजाइटी को कम किया जा सकता है, बेचैनी, घबराहट को कम किया जा सकता है। अब इसमें स्लीप एपनिया, अचानक सोते सोते आप खुल जाती है, जो सीपैप लाइकर मशीन पे ही सो पाते हैं उनकी बात ना करूं। ऐसे पेशेंट भी जो वो 0 वोल्ट बेडशीट पे सोते हैं, 0 वोल्ट बेडशीट हम हमारे हर हॉस्पिटल में लगा हुआ है, पेशेंट भी हमारे उनको देते हैं या खरीदते हैं वो हमसे। 0 वोल्ट बेडशीट पे जब वो सोते हैं, DIP ले अपनाते हैं, डिनर शाम के 7 बजे से पहले फिनिश कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि पहले दिन से ही फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट उनका सीपैप लाइकर मशीन छूट जाता है। 1 हफ्ते के अंदर उनका ऑक्सीजन सिलेंडर से मुक्ति मिल जाती है, और साथ में हम नशे भी कराते हैं, नशे में अपने ऑलरेडी सीख लिए हैं। आप गौर से अगर देखेंगे तो जितनी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं कहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ है, तो उसके लिए मैंने ब्लैंक ये डब्बा छोड़ दिया है। अगर जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कवर नहीं हुई है इसमें से, तो अपनी प्रॉब्लम यहाँ लिखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी टीम और मैं उसको पढ़ूंगा, और अगला जो एडवांस लेक्चर होगा तो उनके लिए होगा जो चीज इसमें से छूट गई है। तो अदरवाइज 99% चीजें बीमारियां इसमें ही है, इलाज भी
किसी स्मार्ट चार्ट में है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये जो बीमारियों की बात मैंने की, जो बीमारियां आपने देखी, वो आपको खतरनाक लगेगी नहीं। अब अगर आप ये देख लेंगे जिस बीमारी की बात मैं अभी करने जा रहा हूँ, इसे बोला जाता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब आपने शुरू में देखा था ऐसे बच्चे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के, ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जिनकी बॉडी, शरीर तो साथ दे रही है लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा है। यानी कि शरीर 10 साल का है, उस बच्चे का दिमाग 2 साल का है। तो 2 साल का बच्चा जो करेगा वो 10 साल का शरीर कर रहा है। या फिर शरीर तो इंसान का है, दिमाग बंदर का है, तो वो कहीं भी चढ़ेगा, कुछ भी करेगा। तो वो है एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एक और तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उसका ठीक उल्टा है, दिमाग तो साथ दे रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा। वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, निकल नहीं सकता। ऐसे बच्चों को बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ये मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब उस बच्चे को पता है दिमाग से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हाथ हिलाना चाहता, हाथ नहीं हिलता, पैर हिलाना चाहता, पैर नहीं हिलता, बचपन से ही। ऐसे बच्चों को भी जब हम कैन प्रोटोकॉल में रखते हैं, क्योर ऑटिज्म नाम प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल क्या है मैंने पहले ही बताया, मेरी ये किताब है ऑटिज्म से आजादी, इसमें कैन प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, या फिर हमारा कैन प्रोटोकॉल का जो पूरा कोर्स है सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एडीएचडी रिवर्सल कोर्स है ऑनलाइन, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए विशुरू.com से एकेडमी में जाकर हम फॉर्म भर सकते हैं। यह पूरा सारी बीमारियों का सीखना है तो सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन ये 3 महीने में ऑनलाइन कोर्स है, इसे भी विशुरू.com से एकेडमी में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट होती है। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितने सारे बीमारियों को गंभीर मानते हैं उन्हें अब गंभीर नहीं मानेंगे अगर आप सेरेब्रल पाल्सी हो जाने देंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी हमारे लिए ठीक होते हैं। जो बैठ नहीं सकते थे बैठ पाते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते थे खड़े हो पाते हैं, जो चल नहीं सकते थे चल पाते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों के उदाहरण मैं आगे दे रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको कुछ उम्मीद दिखेगी और आपको ये समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। इसीलिए पूरे देश दुनिया में, भारत और भारत के अलावा 10 अलग देशों में, लाहौर की गलियों से लेकर लंदन की स्ट्रीट तक छोटे छोटे माइक्रो क्लिनिक, डॉक्टर BRC क्लिनिक्स ऑलरेडी खुले हुए हैं और उन सबका भी मिशन यही है कि घर बैठे ही हम पेशेंट को कैसे ठीक कर दें उन बीमारियों से भी जिसके लिए बोला गया है ये कभी ठीक नहीं हो सकती। तो अब पहली बार आपको एक नई बीमारी आइडेंटिफाई करने के बाद उन पेशेंट से वीडियो के माध्यम से मिला रहा हूँ। आज से पहले ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम की बात तो हम करते आए हैं पिछले 1 साल से। अब हम बात करेंगे कि उसी मेथड से सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट भी बेनिफिट हो सकते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। वीडियो देखिए, इमोशनल वीडियो है लेकिन आपको एक खुशी होगी और आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का भी इलाज हो सकता है, घर बैठे हो सकता है, आसानी से हो सकता है और लगभग मुफ्त में हो सकता है। तो खैर I'm from Pakistan. ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बच्चे की बिफोर हमसे जुड़ने से पहले, कैंप प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले, जब उसको उठने में भी दिक्कत थी, और ये आफ्टर, अब जब वो कैंप प्रोटोकॉल बच्चा फॉलो कर पा रहा है, अब उठ पा रहा है, चल पा रहा है। ये पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का कासा की बच्चा है, तेहरान तेरीन नाम है। वीडियो मुंबई से सर कैंप प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ और मेरी बेटी जो है उसने तकरीबन 65% जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है और पहले वो बिल्कुल भी नहीं चलती थी। अभी उसने ना थोड़ा बहुत जो है ना खाने के साथ चलना शुरू किया है और मैं इसको किसी किस्म की कोई वैक्सीन भी दे रही हुई, जैसे पोलियो दूसरी जो वैक्सीन है और किसी किस्म की मेडिसिन भी नहीं दे रही, सिर्फ कैंप प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ। और तमाम जो सुनने वाली माएँ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल ज़िंदगी लिए, तो प्लीज़ ये जंग आप लोगों को खुद लड़नी होगी। इससे कि आप पर वो उस पर ना रहें। और सर की जो भी वीडियोज़ हैं वो मैं देखती हूँ,
उनको फॉलो करती हूँ और जो है कैंप प्रोटोकॉल तकरीबन 95% तक मैं फॉलो करती हूँ। नमस्ते मैम, मेरे बच्चे का नाम तनिष शर्मा है। हम अलवर राजस्थान से हैं। मेरे बच्चे का जन्म 26/5/2015 को हुआ था। जन्म के समय रोया नहीं था, वह नहीं बोल पाता था और नहीं वो चलाते थे तो मैं बायां पैर को बहुत कम टेकता था और अपने हाथों से कुछ भी नहीं पकड़ता था। हाथों को मोड़कर रखता है, पर अब हमें थोड़ी उम्मीद हुई है कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 दिन से मैम का बताए प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वह अपने दोनों पैरों को टेक कर चलने की कोशिश कर रहा है और हाथों से भी पकड़ने की कोशिश करने लगा है। थैंक यू डॉक्टर बियासी सर, थैंक यू। अभी आपने जो पेशेंट देखा राजस्थान का, दिखने में आपको मामूली सा पता चल रहा होगा, लेकिन उसके लिए उसके पेरेंट्स की बड़ी बात है। एक बच्चा जो चल ही नहीं सकता था, वो चाहे सहारे से सही, एक कदम ही सही, लेकिन चल पा रहा है, वो भी 10 दिन के अंदर। तो ये 10 दिन के कैंप प्रोटोकॉल के बाद का वीडियो है। मेरा बेटे का नाम रियांश मोहवानी है, वो 12 ईयर ओल्ड है। हम राजस्थान पाली जिले से बोल रहे हैं। जन्म के समय से कुछ बर्थ के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस होने से प्रीटर्म सीजर डिलीवरी हुई थी और उसको स्पास्टिक फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें स्पास्टिसिटी और डिस्टोनिया यानी कि बैलेंस और रिजिडनेस मसल्स के अंदर डायग्नोस हुई थी। उसके बाद तकरीबन 10 साल से हम उसकी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और उसके अलावा दूसरी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज भी चालू थी। पिछले 20 दिन से हम बीआरसी सर का और नमिता मैम के द्वारा बताया गया कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और 20 दिन तक काफ़ी अच्छे तरीके से कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद हमको टिल नाउ आज तक उसके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन और जो कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले था, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कैन प्रोटोकॉल 20 दिन फॉलो करने के बाद। तो इस बात से एक उम्मीद मैं जगाना चाह रहा हूँ आप सभी के अंदर, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि बीमारी बहुत भयंकर दिख सकती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपके हाथ में काफी कुछ है। और आखिर में मैं तो बोलूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पहले तो अपने ऊपर ही, खास तौर पे आप में से वो लोग जो बॉस से पीड़ित है। बॉस का यहाँ मेरा मतलब है B stands for high blood pressure and O stands for obesity, S stands for sugar और एक और S का मतलब stiffness, बॉस। तो हमने देखा है, जो DIP डाइट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, अगर DIP डाइट जब आप राशन खरीदेंगे दुकान से, जो फ्लेक टू की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर वो केमिकल फ्री हो जाए तो DIP टाइप का असर कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि 1 महीने का राशन है इसमें, लेकिन केमिकल फ्री है। हमारे मित्र कुछ किसान हैं, 125 किसान, उन्हीं से लिया है, जो केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं पिछले कई सालों से, 10 से 12 साल तक से कर रहे हैं, उन्हीं से लिया है। और जब हम ये केमिकल फ्री भोजन खिलाते हैं अपने पेशेंट को, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत मोटे हैं, स्टिफनेस यानी कि बॉडी पेन, जॉइंट पेन है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ये भोजन से ही उनमें बड़ी तेजी से इंप्रूवमेंट आ जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये बॉस का किट हमसे यहाँ से खरीदना है, लेकिन आपके शहर में भी ऑर्गेनिक बेचने वाले होंगे, वहां से आप ले सकते हैं। कोई अगर ये सोचता है कि ये तो महंगा आता है ऑर्गेनिक, लेकिन जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो तो काफी महंगी है, आपका जीवन जो है वो तो उससे भी महंगा है। तो प्लस माइनस करके देख लीजिए, ऑर्गेनिक जहाँ भी शहर से आप लेंगे, कितना ही महंगा क्यों ना हो, जो दवाइयों पे खर्चा है, जो घर में छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए छुट्टी लेते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि फायदे का सौदा मिलेगा। और जहाँ तक ये बॉस की रही है, इसका दाम है 990 रुपीज, यानी कि हम तो सीधे फार्मर से लेके आपको दे रहे हैं, तो बिचौलिया कोई है नहीं। तो अगर आप यही वाला 4 किलो का राशन, जिसमें 5 तरह के दालें हैं, 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह के मसाले हैं, 5 तरह के ही मिलेट्स हैं, और रॉक सॉल्ट है, और इवन नीम भी इसके अंदर ही है, और 1 महीने के लिए काफ़ी है अगर कोई 60 kg का आदमी उसके लिए। तो ये तो 990 रुपये का है। तो केमिकल फ्री भोजन
भोजन भी सस्ता हो सकता है, ये बात भी हम साबित करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने पेशेंट्स के लिए बॉक्स किट बनाया है, ताकि आपको 2 मैसेज दे पाएँ कि अगर डायरेक्ट आप सीधे फार्मर से लेते हैं तो फार्मर मोटिवेट होगा कि वो केमिकल फ्री बनाने में और आपको भी सस्ता पड़ेगा। यही काम हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ इतना बता दें कि बड़ी दिखने वाली बीमारी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो सालों साल सदियों से, मतलब 10 साल 20 साल 30 साल से दवाइयाँ ऐसे ले रहे हैं कि पता ही है कि वो कभी खत्म नहीं होगी, दवाई लेते रहना पड़ेगा। जबकि हमारे पेशेंट जैसे ही वो अपने डाइट को शिफ्ट करते हैं, वो 3 दिन का हमारा जो कैंप होता है उसमें ही दवाइयाँ और इंसुलिन हमारे हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। आपको हमारे हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बातें मैंने बताई इन बातों को अमल करते हुए अपने घर को ही हॉस्पिटल बना लीजिए। तो कंक्लूड करने के लिए मैं बताता हूँ स्टेप 1 कैसे बनाना है हॉस्पिटल। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये जो चार्ट है इसको हमेशा अपने पास रखिए, ये आपका सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट है। ये चार्ट विशुरू.com स्मार्ट में जाएंगे तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, कलर प्रिंट आउट निकालिए। और आज की जो ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग वीडियो भी आपको विशुरू.com से स्मार्ट में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देखिए और कुछ चीज़ों का बंदोबस्त कर लीजिए, जैसे हॉट वाटर इमर्शन का या रीजोस्टेमुलेशन थेरेपी या फिर ये पंचकर्मा के कुछ ऑयल्स हैं। ये ऑयल अगर दुकान से खरीदेंगे तो बड़े बड़ी कंपनियां जो बनाती हैं नाम जरूर वो लिखेगी कि ये महानारायण तेल है, लेकिन उसके अंदर जो 50 तरह के इंग्रेडिएंट हैं वो इंग्रेडिएंट का कॉस्टिंग जितना होता है उतने में वो तेल बन नहीं सकते जितने वो बेचती है। जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा गड़बड़ी करती है कि वो रिलायबल नहीं होता है, वो थोड़ा सा एडल्ट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से पंचकर्मा का असर लोगों की बॉडी में बहुत कम होता है। फिर लोग बोलते हैं आयुर्वेद तो काम नहीं करता। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स के लिए खुद बनवाते हैं और ताकि पेशेंट को इफेक्टिवनेस मिले। तो अगर ये 4-5 तरह के ऑयल और लेप का सामान आपके पास हो, नीम का सामान हो, तो इससे आप देखेंगे चाहे लाइफस्टाइल बीमारी हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो, तो कई सारे तरह की बीमारियां आराम से घर पे ठीक कर सकते हैं। वो बीमारियां जिससे आप सालों साल से ऑलरेडी परेशान हैं और जिसमें बता दिया गया है कि जीवन भर दवाई पे रहना पड़ेगा, मैं उन बीमारी की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आज का जो मकसद हमारा है या था, वर्ल्ड हेल्थ डे में एक हेल्थ का मैसेज देना, और इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है कि बी योर ओन स्मार्ट डॉक्टर। स्मार्ट मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट। बी योर ओन स्मार्ट डॉक्टर, अपने आप को विश्वास कीजिए, अपने बॉडी में भरोसा कीजिए। एक शेर भी जब बीमार पड़ जाता है तो वो शिकार करना छोड़ देता है, वो मीट खाना छोड़ देता है, तो घास चबाता है। आपके घर में जो बिल्ली कुत्ता अगर है, गौर किया होगा जब वो बीमार पड़ती है तो वो घास में लौटने लगती है, ग्राउंडिंग करने लगती है, घास चबाने लगती है और उल्टी करके ठीक हो जाते हैं। तो नेचर से जितना हम जुड़ेंगे उतना हम देखेंगे कि हम हमारे अंदर जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें उतनी तेजी से निकलने लगेंगी। जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये सारी ऑलरेडी मॉडर्न साइंस में भी है और हमारे एंशिएंट टेक्सचर में भी है, टेक्स्ट बुक्स में भी है। उन सबको मैंने इकट्ठा करके इस किताबों में डाल दिया है। इनमें से अधिकतर किताबें मेरे वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड से ही मिलती हैं। कुछ किताबें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं अलग अलग साइट से। जितने सारे सोशल साइट्स हैं, चाहे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, एप्पल है, सब में मिलता है। तो लेकिन ये नॉलेज एक बार आ जाएगा तो आपको बीमारी से डरने लगेगा। ये नॉलेज एक बार आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये जो पूरा ताना बाना चल रहा है डॉक्टर एलोपैथी कभी का, वो कितना बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है। तो आज के वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन फाइनल मेरा जो आपके लिए मैसेज वो ये है कि जो आपके हेल्थ के नाम पे एक डिजीज केयर सिस्टम बना है, उसका एक ही मकसद है कि आपको बीमार रखते हुए जिंदा रखा जाए। क्योंकि ये समझना होगा कि हेल्थ डिजीज केयर सिस्टम फार्मा लॉबी एक हेल्दी इंसान के साथ व्यापार नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती है, और एक डेड बॉडी के साथ भी व्यापार नहीं कर सकती। व्यापार तभी हो सकता है जो जिंदा रहते, बीमार रहते हुए जिंदा रहे, किसी का सारा प्रावधान किया गया है। जबकि अगर इस ऑनलाइन में डॉक्टर सुन रहे हैं, मुझे जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, याद रखिए कि एक पेशेंट का काम डॉक्टर के बिना फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। डॉक्टर तो पेशेंट को कुछ ना कुछ करके अपने आप को ठीक कर ही लेगा। तो खैर इसी के साथ आज का जो
मेन मुद्दा खत्म होता है। अगर आप किसी भी जो हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, अगर कोई सवाल है तो